रोहित और रोमिला की अभी अभी शादी हुई थी। रोहित शहर की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करता था और उसकी पत्नी रोमिला उसी शहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में टीचर थी। अचानक रोहित का ट्रांसफर एक छोटे से कस्बे में हो गया, जहां कंपनी का नया पावर प्लांट प्रोजेक्ट आने वाला था। ये सुनकर रोहित थोड़ा परेशान हो गया और रोमिला से कहा, हमारा ट्रांसफर एक छोटे कस्बे में हो गया है, हमें वहां रहने की व्यवस्था करनी होगी। पर रोमिला तो खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। नई जगह, नए लोग, इसका अपना ही मजा होता है। लेकिन रोहित का वहां जाने का मन नहीं था। फिर भी उसने अपने दोस्त मोहन से मदद मांगी, जो उसी कंपनी में काम करता था। मोहन ने बताया कि वहां उसके रिश्तेदार रहते हैं जो मदद कर सकते हैं। तुम जाओ, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर किराए पर दिलवा देंगे। मोहन ने भरोसा दिलाया। अगले दिन सुबह सुबह रोहित और रोमिला अपनी गाड़ी में बैठकर उस छोटे कस्बे की ओर निकल पड़े। शहर खत्म होते ही एक घना जंगल का रास्ता दिखने लगा। जैसे जैसे वो उस जंगल से गुजरते, एक अनजाना सा माहौल बनने लगा। आखिरकार वो कस्बे में पहुंच गए और मोहन के रिश्तेदारों से मिलने चले गए। रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया और बताया, यहाँ एक बंगला खाली है। मालिक अमेरिका में रहता है और वो इसे सस्ते में किराए पर दे देगा। बंगला काफी बड़ा और वीरान सा लग रहा था। वहां केयरटेकर ने कहा, सच में ये बंगला तो काफी समय से खाली पड़ा है। आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। किराया भी सिर्फ 5,000 रुपये महीना है। रोमिला अंदर जाने को बेताब थी और जैसे ही वह किचन की खिड़की के पास पहुंची और खिड़की खोली, तो आंगन में एक लाल साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वो घबराकर चिल्लाई और भागकर रोहित को बताया। केयर टेकर ने यह सुनते ही तनाव में कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। इतने सालों से बंद पड़े इस बंगले में कोई कैसे आ सकता है। उन्होंने फिर से खिड़की से बाहर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उस घटना के बाद रोमिला का मन उखड़ गया। वो अब उस बंगले में रहना नहीं चाहती थी, मगर रोहित ने उसे समझाया। अगले दिन जब रोहित ड्यूटी पर चला गया, तो रोमिला उस खिड़की को खोलने से डरने लगी। लेकिन तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। उसने डरते डरते भगवान का नाम लिया और खिड़की खोली। वहां फिर वही औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, उसे घूरती हुई। रोमिला बुरी तरह चीख पड़ी और तुरंत रोहित को फोन करके बुलाया। वो केयर टेकर के पास गई, लेकिन केयर टेकर ने फिर से वही कहा, आपको वहम हो रहा है। लेकिन अब रोमिला ने फैसला कर लिया था। वो उस किचन में खाना नहीं बनाएगी। अगले दिन इतवार था और रोहित ने कहा, चलो आज मैं ही किचन में खाना बनाता हूँ। जैसे ही रोहित किचन में गया, उसने भी वही लाल साड़ी वाली औरत आंगन में देखी, जो सीधा उसे घूर रही थी। रोहित हक्का बक्का रह गया और डर के मारे वहीं गिर पड़ा। रोमिला भागी भागी आई और उसे उठाया। अब तुमने भी देखा ना, यहाँ सच में कोई है, रोमिला ने कहा। वो दोनों अब और देर नहीं करना चाहते थे। संयोग से उस कस्बे में रोहित का एक दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर था। वो दोनों उसके पास गए और सारा किस्सा सुनाया। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, तुम पढ़े लिखे लोग होकर इन बातों पर यकीन करते हो। चलो देखते हैं किसकी पढ़ाई काम आती है। इंस्पेक्टर भी उनके साथ बंगले में गया और जैसे ही वो किचन में पहुंचा, उसे भी पायल की तेज आवाज सुनाई दी। फिर वही लाल साड़ी वाली औरत अचानक से तेजी से उसकी ओर दौड़ी। ये देखकर इंस्पेक्टर भी बेहोश हो गया। रोहित और रोमिला ने पानी की बाल्टी लेकर इंस्पेक्टर को होश में लाया। इंस्पेक्टर उठते ही बोला, इंसानों के केस तो मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन ये तो आत्मा का मामला लगता है। तभी रोमिला ने कहा, लगता है वो आत्मा कुछ कहना चाहती है। वो औरत धीरे धीरे उनके पास आई और आंगन के एक चबूतरे की ओर इशारा किया। फिर उसने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया, जिसमें वही केयरटेकर था। अचानक वो औरत गायब हो गई। अगले दिन जब उन्होंने आंगन में खुदाई करवाई, तो एक लाल साड़ी में लिपटी हुई महिला का कंकाल मिला, जिसके बगल में एक बैग और कुछ कागज पड़े थे। ये देखकर केयरटेकर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि सालों पहले उसने और उसके दोस्तों ने शहर के एक बड़े व्यापारी की बहू का अपहरण किया था। सारे गहने लूटने के बाद उन्होंने उसे जहर दे दिया और आंगन में दफना दिया, ऊपर से चबूतरा बना दिया।
इस रहस्य का पर्दाफाश होते ही बंगले के असली मालिक को इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने वह बंगला एक अनाथ आश्रम को दान कर दिया। कुछ समय बाद रोहित और रोमिला का ट्रांसफर एक बड़े शहर में हो गया और वो खुश होकर वहां से चले गए। इस तरह गुमनाम आत्मा का रहस्य आखिरकार सुलझ गया।